नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह एक बार मैं फिर से अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस के अत्यंत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आया हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखते हुए 30 के 30 प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए जल्दी से हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न हमारा राजस्थान पुलिस 2013 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर। तीसरा इज द राइट आंसर, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से संबंधित है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक और रिपीटेड क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, एक और रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको इसका आंसर मालूम होगा। ईमानदारी से बताइए कि आपको इसका आंसर मालूम है कि नहीं मालूम। यदि आपको मालूम है तो फटाक से कमेंट करके बताइए कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। यह प्रश्न हमारा यूपी पुलिस 2012 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको हर प्रश्न को नोट करते चलना है, क्योंकि यदि आप जिस एग्जाम में बैठे यदि उनमें यह प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप फटाक से गोला लगा के आएँ। चलिए दोस्तों, अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है कि मांग एक अनुदान बन जाती है। यह प्रश्न हमारा पीसीएस 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि मांग कब एक अनुदान बन जाती है। जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, तो हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी यह प्रश्न रख दिया जाए। बताइए कौन सा सही होगा। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, मांग स्वीकार हो जाने के बाद मांग एक अनुदान बन जाती है। दोस्तों, आपको सिर्फ 5 मिनट देना है हमें, सिर्फ आप 5 मिनट वीडियो देखिए। यदि 5 मिनट वीडियो देखने के बाद आपको ये लगे ना लगे कि वीडियो में जो प्रश्न रखे गए हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप वीडियो को बीच में ही छोड़ दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को बीच में ही छोड़ दीजिएगा यदि आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न ना मिले। चलिए दोस्तों, अगला और चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है कि जीव विज्ञान की किस शाखा का संबंध विलुप्त जीवों के अध्ययन से है। जी हाँ दोस्तों, ये कई बार अलग अलग एग्जामों में रिपीट हुआ है, कई बार अलग अलग एग्जामों में रिपीट हुआ है, तो आपसे विनती है कि आप इसको नोट करिए। आपको हर प्रश्न को नोट करते चलना, और अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो बिना देर किए आपको जवाब देना है, और अंत में आपको यह जरूर बताना है कि आपने 30 में कितने राइट आंसर किए हैं। जी हाँ दोस्तों, बताइए कि जीव विज्ञान की किस शाखा का संबंध विलुप्त जीवों के अध्ययन से है। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जीव विज्ञान की वह शाखा है पैलियोंटोलॉजी जिसके अंतर्गत हम विलुप्त जीवों का अध्ययन करते हैं। यह प्रश्न हमारा एमपी टीजीटी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों, अगला और 5वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है कि जीवाणुओं को किससे मापते हैं। जी हाँ दोस्तों, छोटा प्रश्न है, जितने भी हमारे साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको यह आंसर मालूम होगा, तो 100% सभी लोग जितने साइंस के स्टूडेंट हैं कमेंट में जवाब दें कि जीवाणुओं को किससे मापा जाता है। यह प्रश्न हमारा एसएससी एमटीएस 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि जीवाणुओं को किससे मापा जाता है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा जीवाणु की लंबाई और चौड़ाई को मापा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 6वें नंबर का प्रश्न है कि बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, 4 खेल दिए गए हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और हॉकी। इनमें से आपको यह बताना है कि बेटन कप हमारा इनमें से किस खेल से संबंधित है। यह प्रश्न हमारा दिल्ली पुलिस 2008 में पूछा गया था, और कई बार अलग अलग एग्जामों में रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन। तो बताइए कि बेटन कप किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, हॉकी से। बेटन कप हॉकी से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगला 7वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले आप इस प्रश्न को नोट करिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप बिना देर किए इस प्रश्न को नोट करिए, और यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो बिना देर के इसका जवाब दीजिए। यदि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें नदी टॉपिक है, यकीन मानिए कि यह प्रश्न आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। बताइए, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करने में कोताही मत करिएगा। पहला इज द राइट आंसर, तप्ती नदी। तप्ती नदी अगर अरब सागर में गिरने वाली नदी है। यह प्रश्न हमारा यूपी टीईटी जूनियर के क्वेश्चन पेपर में 2018 में पूछा गया प्रश्न है।
हमारा अगला और 8वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। आप सबसे पहले, जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप सबसे पहले रफ कॉपी में इस प्रश्न को नोट करिए, क्योंकि देखिएगा, यकीन मानिए कि आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिलेगा। बताइए कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर। तीसरा इज द राइट आंसर। अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण नाइट्रीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अमोनिया का नाइट्रेट में बदल जाना ही नाइट्रीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो बिना देर किए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको लगे कि नहीं यार, एग्जाम के लिए यह प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो बिना संकोच के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर दिन ऐसे ही वीडियो पाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करिएगा इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, अगला और 9वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है कि गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है। जी दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी से रिलेटेड प्रश्न। आप सोचेंगे कि ये अचानक से प्रश्न जीके में कहाँ से आ गया, तो बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार यह प्रश्न अलग अलग एग्जामों में हमें देखने को बार बार मिला है, तो हमने सोचा कि आपके लिए ये प्रश्न रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यदि आपके एग्जाम में हिंदी टॉपिक है तो हो सकता है आपके लिए यह प्रश्न रामबाण साबित हो जाए। बताइए कि गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, सामान्य वर्तमान काल का। यह गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है, सामान्य वर्तमान काल का। यह प्रश्न हमारा रिपीटेड है। जय दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। यह प्रश्न हमारा यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है कि माँ ने बच्चे को मिठाई दी। जी हाँ दोस्तों, माँ ने बच्चे को मिठाई दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। कारक पूछा गया, आपको कारक याद होंगे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा। बताइए कि माँ ने बच्चे को मिठाई दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। बताइए बिना देर किए, सभी लोग जिनको इसका आंसर मालूम है बिना देर किए जवाब दीजिए। यह प्रश्न हमारा MPTET 2022 में पूछा गया था। बिना देर किए आप जवाब दीजिए। बताइए। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, संप्रदान कारक। माँ ने बच्चे को मिठाई दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 11वें नंबर का प्रश्न है कि नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, नीली क्रांति इनमें से किससे संबंधित है। बताइए बिना देर के बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से हमारी नीली क्रांति संबंधित है। कई बार रिपीट हुआ है एक प्रश्न, नोट करते चलिएगा हर प्रश्न को। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के कारण नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसका आंसर 100% मालूम होगा। बिना देर किए जवाब दीजिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के कारण, कौन सी ऐसी घटना हो गई थी जिसके कारण उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। बताइए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, जलियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। हमारा अगला और 13वें नंबर का प्रश्न है कि टोक्यो किस देश की राजधानी है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न हमारा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। ऐसे प्रश्न आप याद कर लीजिएगा। आप 4-5 देशों की राजधानियां, 4-5 देशों के विदेशों के जो है राष्ट्रीय पशु और मुद्राएं, इस टॉपिक को आप तीनों को याद करके रखिएगा, क्योंकि हर बार इनसे एक प्रश्न बनता ही बनता है। यह प्रश्न हमारा रेलवे ग्रुप डी 2014 में पूछा गया था कि टोक्यो किस देश की राजधानी है। बताइए। जय दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, टोक्यो जापान की राजधानी है। चलिए दोस्तों, 14वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 14वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार अलग अलग एग्जामों में यह प्रश्न रिपीट हुआ है, कई बार, हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी यह आ जाए। यह प्रश्न हमारा यूपीपीसीएस 2008 में पूछा भी जा चुका है। बताइए कि इनमें से कौन सा देश भारत के साथ अपनी भूमि सीमा को साझा नहीं करता है। यह दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, मालदीव भारत के साथ किसी भी प्रकार की भूमि सीमा को साझा नहीं करता। चलिए दोस्तों, 15वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो बिना संकोच के हमारी मेहनत के लिए कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। हमारा अगला 15वें नंबर का प्रश्न है कि G20 का पूर्ण रूप क्या है। जी हाँ दोस्तों, करंट में चल रहा टॉपिक है, इससे प्रश्न बन चुका है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी यह प्रश्न बन जाए कि G20 का पूर्ण रूप है। पहला इज द राइट आंसर, ग्रुप ऑफ 20। आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, इससे प्रश्न जरूर बनेगा आपके अगले एग्जाम में। देखिएगा, ग्रुप ऑफ 20 G20 का पूर्ण रूप है। चलिए दोस्तों, 16वें नंबर का प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला 16वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जामों में। आप इसको भी रफ कॉपी में नोट करिए बिना देर किए। यह प्रश्न हमारा बीएलओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, नई दिल्ली में। चलिए दोस्तों, हमारा अगला 17वें नंबर का प्रश्न है कि गुड़ी पड़वा, जी हाँ दोस्तों, गुड़ी पड़वा इनमें से किस राज्य का बसंत समय का मनाया जाने वाला त्योहार है। जी हाँ दोस्तों, बताइए कि इन चारों में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर बसंत के समय गुड़ी पड़वा त्योहार मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गुड़ी पड़वा यानी बसंत के समय में महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा त्योहार मनाया जाता है। यह प्रश्न हमारा रिपीटेड है, 2000 एसएससी सीजीएल में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न को आपको मालूम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि नहीं मालूम है तो आप इसको याद कर लीजिएगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, इसकी जानकारी आपको होना ही चाहिए। बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, भारत रत्न। सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है हमारे भारत का भारत रत्न। यह प्रश्न हमारा एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया था। जिनको मालूम होगा उन्होंने गोला लगा दिया होगा, जिनको नहीं मालूम होगा तो वो चले आए होंगे, उनके हाथों से सरकारी नौकरी का सपना चला गया होगा। जय दोस्तों, आपको हर प्रश्न इंपॉर्टेंट समझकर नोट करना है और उसको रिवाइज करना है। आप देखिएगा कि इनमें से 3-4 प्रश्न ऐसे होंगे ये आपके एग्जाम में 100% पक्का फंसेंगे ही फंसेंगे। हमारा अगला 19वें नंबर का प्रश्न है कि गोदान किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। एमपी पुलिस 2019 में क्वेश्चन पेपर से हम आपके लिए लेकर आए। बताइए कि गोदान किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। जी हाँ दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद। पहला इज द राइट आंसर, मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है गोदान। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जामों में भी यह उपन्यास बार बार विद्यार्थी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ लीजिएगा। बेहद ही अच्छा उपन्यास माना जाता है ये। हमारा अगला 20वें नंबर का प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, बताइए इन चारों में से कौन सा एक प्रसिद्ध लेखक है जिसे उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। पूछा गया प्रश्न है, आपको किसी भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेना, हर प्रश्न को नोट करना। यदि इनमें से किसी भी का आंसर आपको मालूम है तो बिना देर किए आप जवाब दीजिए। आप लोग जवाब नहीं देते हैं, आपके जवाब देने से हम आपके साथ जुड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप जवाब देंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी मालूम चलता है कि हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और आपको भी अपनेपन का एहसास होगा इस चैनल के साथ। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप ईमानदारी के साथ बताइए, बेहद ईमानदारी के साथ बताइए कि आपको इसका आंसर मालूम है कि नहीं मालूम है। यस और नो करके बताइए पूरी ईमानदारी के साथ कि आपको इसका आंसर मालूम है कि नहीं मालूम है। यदि मालूम है तो बिना देर किए जवाब दीजिए कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, चौथा ही द राइट आंसर, 31 अक्टूबर को। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 22वें नंबर का प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का समग्र लिंगानुपात कितना था। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश। तो अलग अलग एग्जामों में एक ना दो क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, एक या दो क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से पूछ लिए जाते हैं। आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, एक या दो क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से पूछे ही जाते हैं क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट स्टेट माना जाता है ये। बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का समग्र लिंगानुपात कितना है। यह हमारा प्रश्न यूपी वीडियो 2018 में पूछा गया प्रश्न है। बिना देर किए बताइए। जय दोस्तों, 912। चौथा इज द राइट आंसर, 912। 1000 में 912 लड़कियां हैं। कितना लिंगानुपात है? 912 यानी 1000 पुरुषों में 912 महिलाएं हैं या 1000 बच्चों में 912 लड़कियां हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करने से मत चूकिएगा इसको। 23वें नंबर का प्रश्न है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। बताइए 2023 में, जी दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में 2023 में पूछा गया था ये प्रश्न। बताइए बिना देर कीजिए, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। दूसरा इज द राइट आंसर, अहमदाबाद में स्थित है। हमारा अगला 24वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। जी हाँ दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह रिपीट हो चुका है। यह प्रश्न हमारा सीटेट 2013 में पूछा गया था। बताइए जब सीटेट जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है तो आपके क्या एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। बताइए कि कौन सा अम्ल है जो पालक में मौजूद होता है। बताइए बिना देर किए। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड पालक में मौजूद या पाया जाने वाला एसिड है। चलिए दोस्तों, 25वें नंबर का प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला 25वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निम्न में से किस अधिकार से संबंधित है। एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, संविधान से रिलेटेड प्रश्न है। आपको मालूम होगा कि हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन संविधान से पूछे जाते हैं। हो सकता है यही प्रश्न आपके संविधान से रिलेटेड पूछ लिया जाए। बिना देर किए बताइए कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 में से किस अधिकार से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, यह पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 इनमें से किस अधिकार से संबंधित है। बिना देर किए बताइए, आपको मालूम होगा। आप ये इसी प्रश्न से आप आंक लीजिए। यह दोस्तों इसी प्रश्न से आप अपनी मेहनत को आंकिए और बताइए कि आपको इसका आंसर मालूम है कि नहीं मालूम। यदि आपको इसका आंसर मालूम तो आपकी तैयारी बेहतरीन है। यदि आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो यकीन मानिए कि आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। आप इसी से अपनी ईमानदारी शिक्षा में की गई मेहनत का आकलन कर सकते हैं। बताइए। यह दोस्तों पहला ही द राइट आंसर, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18 जो अनुच्छेद है हमारे, वो किस अधिकार से संबंधित है? समानता के अधिकार से संबंधित है। चलिए दोस्तों, यह प्रश्न हमारा यूपी स्टेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। हमारा अगला 26वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व पुस्तक दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। जी दोस्तों, यह एक और बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में यह प्रश्न पूछा गया है। बिहार शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी ने एग्जाम करवाया था, बिहार में 1.5 लाख शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि विश्व पुस्तक दिवस, जी दोस्तों, विश्व पुस्तक दिवस किस वर्ष मनाया जाता है। बताइए। जी दोस्तों, 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। यह हमारा बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। आपको हर प्रश्न नोट करना, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए, प्रश्न पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। हमारा अगला 27वें नंबर का प्रश्न है कि टाका कहाँ की मुद्रा है। आपको मैंने पहले ही बताया था, एक प्रश्न आया था कि आपको राष्ट्रीय पशु, मुद्राएं और राजधानियां, ये 3 टॉपिक आपको बेहतरीन महत्वपूर्ण तरीके से याद कर लेना, क्योंकि देखिएगा आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा बनेगा ही बनेगा। हर एग्जाम में एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है। बताइए कि टाका कहाँ की मुद्रा है। यकीन मानिए यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया कि टाका कहाँ की मुद्रा है। जी दोस्तों, पहला द राइट आंसर बांग्लादेश की मुद्रा है टाका। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 28वें नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है। जी हाँ दोस्तों, आपको यह बताना है कि भारत के संविधान में जो भाईचारे की भावना है वह किस देश से प्रेरित है। जी हाँ दोस्तों, चौथा ही द राइट आंसर, फ्रांस। भारत में भारतीय संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। यह फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। चलिए दोस्तों, 29वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 29वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है। जी दोस्तों, प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ तो आप समझते होंगे। प्रत्यक्ष का मतलब होता है आपसे आमने सामने से लिया गया कर, या जो आपसे प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधा आपसे लिया गया कर। जैसे मान लीजिए आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, तो जब आप किसी फ्रिज, टीवी वगैरह, मोबाइल वगैरह से आप खरीदते हैं तो आपसे उसका कर अलग से नहीं मांगा जाता, उसी वस्तु में जोड़ करके दिया जाता है। वह हमारा अप्रत्यक्ष कर होता है, जो आपसे आज से सीधा लिया जाए। जैसे आपने 10 रुपये कमाए और 10 रुपये में हम 2 रुपये आपसे ले लें, तो यह हमारा सीधा आपसे लिया गया कर है, तो यह हमारा प्रत्यक्ष कर कहलाता है। बताइए इनमें से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर है। जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, आयकर। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, क्योंकि यह सीधा आपकी आय से, यह आपसे लिया जाता है। और जो अप्रत्यक्ष कर होता है वह आपसे सीधा आपसे नहीं लिया जाता। जब आप किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उसमें उस मूल्य की बढ़ोतरी करके आपसे ले लिया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है कि ऑक्सीजन एक प्रकार का है। बताइए, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं हमारे ये अंतिम प्रश्न देख रहे हैं, तो बिना देर किए जवाब दीजिए कि ऑक्सीजन एक प्रकार का है। यह प्रश्न हमारा एमपी पुलिस 2023 में पूछा गया प्रश्न है। यह दोस्तों तीसरा द राइट आंसर, एंजाइम। ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम है। नमस्कार साथियों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अंत में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जीके और एग्जाम फाइटर को जरूर याद रखिए। नमस्कार साथियों।